चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है वह भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 के बारे में हम पढ़ेंगे। जो बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि जो भी राज्य अर्थात जो भी सरकारें होंगी वह कल्याणकारी नीतियों पर आधारित ही अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगी। कल्याणकारी नीतियों से तात्पर्य है ऐसी नीतियां जो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। गुड मॉर्निंग यामिनी। अ, तो मैंने आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह क्या है। सरकार के द्वारा जितनी भी नीतियों का संचालन किया जाएगा वह यह ध्यान में रखा जाएगा कि वो नीतियां होंगी वो कल्याणकारी होंगी, अर्थात कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नीतियों का संचालन किया जाएगा। कल्याणकारी नीतियों का मतलब यह है कि जनता के हित में बनाए गए नीति या योजनाएं, ठीक है, जिससे आम जनता को सीधे लाभांश दिया जा सके, वही है कल्याणकारी नीतियां। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्पेशली बात यह है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जैसी बातें जो है वह दी गई है। चलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। क्या होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो याद रखिएगा, राज्य जितनी भी सरकारें आएंगी उन सरकारों के द्वारा महत्वपूर्ण तौर पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सिद्ध करना होगा। ये कैसे सिद्ध होगा? जब राज्य के अंतर्गत जो सरकारें होंगी उन सरकारों के द्वारा जनता के हित में नीतियां बनाई जाएंगी और उन नीतियों के माध्यम से आम जनता को सीधे लाभांश पहुंचाया जाएगा। तो वही है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ठीक है, अर्थात जितने भी सरकारें हैं उन सरकारों को अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 विषय दे दिए गए हैं। उन विषयों के अंतर्गत राज्य जो है वह योजनाओं के माध्यम से जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। यह जो है वह दिया गया है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, मैं देख रहा हूं। चलिए, अब ऑनलाइन चल रहे हैं। चलिए, हाँ, ठीक, अब क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 36 से 51 राज्य सरकारों को विषय जो है वह दे दिए गए हैं कि इन विषयों पर राज्य सरकारें जो है जनता के हित में कल्याणकारी नीतियां या कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सीधे जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में विषय दिए गए हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इन
तत्व में स्पेशली, मतलब ये जो भाग है इसमें स्पेशली जनता के हितों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 36 में बताई गई है। ठीक है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले पहले हम अनुच्छेद याद करते हैं, उसके बाद मैं इस पर एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 है, कल्याणकारी राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 है कि इस भाग के अंतर्गत जो भी प्रावधान होंगे या जो भी नीतियां बनेंगी उनको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 38 है, सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 39 है, समान कार्य समान वेतन। और अनुच्छेद 40 है, गांधी जी के राम राज्य की संकल्पना अर्थात ग्रामीण भारत को विकसित करने के लिए प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो याद हुआ होगा, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। अनुच्छेद 36 है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अनुच्छेद 37 है, इस भाग के प्रावधानों को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 38 है, सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 39 है, समान कार्य समान वेतन। और अनुच्छेद 40 है, गांधी जी के राम राज्य की संकल्पना अर्थात ग्रामीण भारत को विकसित करने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। ये मैं समझाऊंगा, पहले आपको याद करना है। अभी वीडियो क्लियर आ गया क्या, बताइए जल्दी से। यामिनी साहू, राहुल यादव जी और निशी बैस, थोड़ा सा बताएंगे क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग बताइएगा, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 41 में है, सामाजिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 42 में है, प्रसूति सहायता, महिलाओं से संबंधित जो उनको कल्याणकारी प्रावधान होंगे वो बताया गया है। फिर 43 है, मजदूरी सहायता। तो यहाँ पर सहायता दिया जाएगा। अनुच्छेद 41 में है सामाजिक सहायता, 42 में है प्रसूति सहायता और 43 में है मजदूरी सहायता। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट करूंगा, आप भी याद करते रहिएगा। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 44, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसीसी अभी बहुत हाईलाइटेड है, समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 46 है, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। और 47 है, पोषण आहार। ठीक है, फिर से याद करते हैं, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 41 41 है सामाजिक सहायता, 42 है प्रसूति सहायता और 43 है मजदूरी सहायता। क्लियर, ये सहायता हम 3 बार करते हैं। उसके बाद 44 है समान सिविल संहिता, 45 है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सहायता, सॉरी निःशुल्क शिक्षा, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और 46 है पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान। ठीक, उसके बाद 47 है पोषण आहार, 48 है कृषि एवं पशुपालन, 49 है 49 है पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण, 50 है 50 अनुच्छेद 50 शक्तियों का पृथक्करण। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 51 विश्व शांति के लिए प्रयास। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करना ही होगा, क्योंकि जितनी भी योजनाएं बनती है वो इन अनुच्छेदों के विषयों को देखकर ही कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं आएंगी ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, है? अच्छे से आप दिमाग में बैठाइएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, ये चीजें याद हो रही है कि नहीं हो रही है वो भी स्पष्ट कीजिएगा। मैं एक बार सब फिर से पढ़ रहा हूं। अनुच्छेद 36 है कल्याणकारी राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 है कि इस भाग के प्रावधानों को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 38 है सामाजिक व्यवस्था। 39 है समान कार्य समान वेतन। और 40 है गांधी जी के राम राज्य की संकल्पना। उसके बाद 41 है सामाजिक सहायता, 42 है प्रसूति सहायता और 43 है मजदूरी सहायता। क्लियर, फिर उसके बाद 44 है समान सिविल संहिता, 45 है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और 46 है पिछड़े वर्ग के
पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध, 47 है पोषण आहार, 48 है कृषि और पशुपालन, 49 है पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण, 50 है शक्तियों का पृथक्करण और 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति। इस प्रकार से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें क्या करेंगी, योजनाओं के माध्यम से आम जनता को लाभान्वित करने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो स्पष्ट हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं कि इसको कैसे याद करें, है ना, क्योंकि जब तक आप इसको एक मेथड आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसे एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई है, तो वो चीजें याद नहीं होती है। तो हम इसको प्रयास करते हैं से इसको जोड़ा जाए और इसको एक्सप्लेन भी करता हूं मैं, फिर उसके बाद जो भी इसके अंतर्गत है हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 36 में बताया गया है कल्याणकारी राज्य की परिभाषा। कौन है कल्याणकारी राज्य? तो मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि कल्याणकारी वह राज्य होंगे जो जनता के हितों को, जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाएंगे और उन नीतियों के माध्यम से आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो यही है कल्याणकारी राज्य, अर्थात ऐसे राज्य जो है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, वही कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है, मतलब नेक्स्ट अनुच्छेद 37 है, न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कल्याणकारी राज्य के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जाएंगी, उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनमें किसी भी प्रकार से उन योजनाओं के बाधा पहुंचाने के लिए न्यायालय में उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसी योजनाएं हैं जिनसे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अंतिम व्यक्ति को एक प्रकार से अंतिम व्यक्ति को संपत्ति प्रदान करने के लिए उनको लाभांश वितरण किया जाता है। तो यदि किसी भी प्रकार से इन योजनाओं में बाधा पहुंचती है, उस व्यक्ति को जो लाभांश पहुंच रहा है वह भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए अनुच्छेद 37 में स्पेशली बता दिया गया है कि इन योजनाओं का जो क्रियान्वयन होगा वो निर्बाध गति से चलेगा, अर्थात किसी भी परिस्थिति में जो कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जो योजनाओं का संचालन हो रहा है उस पर बाधा नहीं पहुंचाया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए देते हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा, मतलब खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत जो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जो 1 रुपए किलो चावल जो बीपीएल परिवारों को जो अन्न वितरण किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति को यह लगता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बीपीएल श्रेणी से काफी ज्यादा ऊंचे उठ चुके हैं, अर्थात उनका जो जीवन स्तर है वो बीपीएल से अच्छा है, बीपीएल परिवारों से अच्छा है, अर्थात उनके यहाँ सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वह बीपीएल श्रेणी का लाभ ले रहे हैं। इस स्थिति में वह न्यायालय में को इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं कि आप इस योजनाओं का लाभ जो है ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो लोग इस श्रेणी में आते नहीं हैं। परंतु चूंकि राज्य की अवधारणा कल्याणकारी है, यदि उन नीतियों के माध्यम से 10 से 20% गरीब व्यक्तियों को भी यदि लाभ पहुंच रहा है, तो यह माना जाता है कि यह योजनाएं सक्सेसफुली है। ठीक है, चूंकि यदि मान लो बाधा पहुंच जाएगी, उस स्थिति में जो लाभ उस व्यक्ति को मिल रहा है जिससे उसके घर का पालन पोषण हो रहा है या उनके परिवारों का पालन पोषण हो रहा है, तो वह रुक जाएगा, वहां बाधा पहुंच जाएगी। इसलिए ये जितने भी कल्याणकारी योजनाएं संचालित होंगी उसको न्यायालय की समीक्षाओं से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये है आपका अनुच्छेद 37। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। ठीक है, नेक्स्ट है 38 है सामाजिक व्यवस्था।
सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण यदि हम देखें तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना यह महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था कैसे? कैसे सरकार जो है यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक व्यवस्था जो है वह अच्छे से संचालित हो रहा है। सरकार जो है जहां हम रहते हैं वहां पर बुनियादी सुविधाओं का विकास करेगी। जब बुनियादी सुविधाओं का जब विकास करेगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर समाज जो उस क्षेत्र में रह रहा है उसके वो लोग विकास के कार्य में लगेंगे। जैसे बुनियादी सुविधाओं की जब मैं बात करूं, पहले हुआ करता था रोटी कपड़ा मकान, है ना? अब वो अपडेट हुआ है। क्या चाहिए? अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं वो बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत आता है। तो राज्य जो है सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ऐसी योजनाओं का संचालन करेगा कि समाज को विकास की गति में आगे पहुंचा सके। और शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें हो गया, है ना? और जितनी भी योजनाओं के माध्यम से गरीबों का उत्थान किया जाता है, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, ये सब सामाजिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का एक प्रयास है। तो यदि समाज सुदृढ़ होगा तभी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से हो सकता है, क्योंकि समाज में यदि किसी भी प्रकार से रिक्त जैसी स्थिति है या समाज में कहीं ना कहीं कोई व्यवस्थित नहीं है, आप कितनी भी योजनाओं का संचालन करेंगे, आप जो लक्ष्य तय किए हैं उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अनुच्छेद 38 में सामाजिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं समान कार्य समान वेतन। चूंकि भारत देश चूंकि गुलाम था, गुलाम के बाद भारत देश जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां बनाई गई थी जिसमें बेगारी को, बंधुआ मजदूरी को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, जिसके अंतर्गत समान कार्य समान वेतन नहीं हो पा रहे थे। अर्थात जो वेतन सुनिश्चित किए जाते थे उस वेतन में यदि कोई कमजोर का या कोई शोषित वर्ग उस काम को यदि करता तो उसके बदले उसको या तो आधा दिया जाता या तो दिया भी नहीं जाता था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह था कि लोगों के उत्थान के लिए अर्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस मतलब जो जो जितना काम करेगा उसके मुताबिक उनको जो है वो वेतन या उसके बदले जो मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात वेतन को सुनिश्चित करने के लिए समान कार्य समान वेतन लाए गए, जिससे जो धर्म विभेद थे, लिंग भेद थे, जातियों में भेद थे, वो भेद को कम किया जाए ताकि सभी लोगों को मौका मिले कि वह अपने उत्थान के लिए समान कार्य समान वेतन के तौर पर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास जब खाएगा तभी जाके वह अपने घर का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे, और यदि उनका उसी में शोषण किया जाएगा तो वह अपना उत्थान नहीं कर सकते हैं। तो राज्य का कर्तव्य होगा कि ऐसी व्यवस्थाओं का संचालन करे कि समान कार्य समान वेतन मिले। यदि इसमें यह भेद नहीं किया जाएगा कि कोई धर्म के हिसाब से भेद हो, लिंग के हिसाब से भेद हो, जातियों के हिसाब से भेद हो, है ना? जो जितना कार्य कर रहा है, जो वेतन सुनिश्चित है वही वेतन दिया जाए। इस प्रकार के प्रावधान अनुच्छेद 39 में किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अनुच्छेद 40, चूंकि गांधी जी का सपना था कि भारत जो है वो विकसित हो जाए, और उनका मानना था कि भारत जो है वो गांव का देश है। आज भी मतलब उस समय जो आबादी थी लगभग 75% हिस्सा गांव में निवास करती है, और यदि भारत को विकसित करना है तो गांव को विकसित करना होगा। ऐसा प्रावधान मतलब ऐसी बातें गांधी जी के द्वारा की गई थी। उन बातों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया और अनुच्छेद 40 में उसको रखा गया और कहा गया कि गांधी जी के राम राज्य की संकल्पना। तो यदि गांव को विकसित किया जाएगा तब जाके वह क्षेत्र विकसित होगा। इसलिए राज्य का कर्तव्य होगा कि गांव को विकसित करने के लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जो आगे चलकर पंचायती राज व्यवस्था में तब्दील होगा, और गांव
गांव जो है अपना विकास स्वयं कर सकेगा, उसके लिए एक प्रकार से सरकार को सरकार को सहायता प्रदान करेगा कि गांव का विकास कैसा होना चाहिए, है ना। पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना की गई है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो राज्य जो है अपनी पंचायती राज की व्यवस्था जो है वह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, वैसे ही प्रत्येक राज्यों में पंचायती राज अधिनियम है जिसके तहत राज्य जो है उसको अप्लाई करता है। तब जाके गांव का विकास सुनिश्चित हुआ और गांव जो है विकास के राह में कंटिन्यू है और भारत उसी के साथ विकसित हो रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो गांव को विकसित करने का प्रावधान गांधी जी के राम राज्य की संकल्पना के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद है सामाजिक सहायता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हम तीनों वर्गों को सहायता प्रदान करेंगे। सबसे पहले है सामाजिक सहायता। सामाजिक सहायता का मतलब ये है कि समाज में रहने वाला ऐसा तबका जो अपने आप को कमजोर, दीनहीन महसूस कर रहा है या अपने आप को समझ रहा है या शोषित वर्ग से ही है, तो इन वर्गों को लाभांश पहुंचा के समाज उन वर्गों को लाभांश पहुंचा के समाज के जो बाकी जो वर्ग है उसकी तुलना में उनको खड़े करना, अर्थात समाज में संतुलन की स्थिति पैदा करना, ये सामाजिक सहायता का मुख्य लक्ष्य है। अर्थात सामाजिक सहायता के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं संचालित होती है वो सभी सामाजिक सहायता के अंतर्गत होती है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रसूति सहायता। समाज में रहने वाला जो सबसे कमजोर तबका जो शोषित वर्ग हो है, ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को लिया जाता है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को महत्वपूर्ण तौर पर समय समय पर प्राथमिकता दे और उनको योजनाओं के अंतर्गत उनका लाभांश पहुंचाए। जैसे यहाँ पर महिलाओं के बारे में बात की गई है, खासकर जो महिलाएं महिलाओं का जो विवाह जब बेटियों का जब विवाह होता है तो उसके अंतर्गत उनको मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत उनका विवाह किया जाता है। उसके बाद जब बेटियां जब माता बनने वाली रहती हैं तो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उनका टीकाकरण, उनका मेडिकल चेकअप, उनकी जांच सुनिश्चित की जाती है। और जब वह माता बन जाती है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है, फिर भी उनको रेडी टू ईट के माध्यम से या किसी योजनाओं के माध्यम से बराबर उनको उनके पोषण को ध्यान में रखा जाता है और लाभांश दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब बच्चा जो है वो शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है तो फिर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाता है। मतलब टोटल एक प्रकार से जब बच्चा जन्म होता है अर्थात प्रसूति सहायता के अंतर्गत भी महिलाओं को लाभ दिया जाए, अर्थात जच्चा बच्चा को सुरक्षित ही नहीं उनको पोषित भी करना, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इंद्रधनुष जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन भी इसके अंतर्गत किया जाता है, ये सब हम भी पढ़ेंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। प्रसूति सहायता में महत्वपूर्ण तौर पर मातृत्व जो विकास है इसको खासकर ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है मजदूरी सहायता। मजदूरी सहायता का अंतर्गत है कि आपको पता है कि भारत के नवनिर्माण निर्माता मजदूरों को कहा जाता है, अर्थात भारत के का जो नवनिर्माण करने वाला जो वर्ग है वो मजदूर है। तो मजदूरों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें कार्य करेगी और ऐसे योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी जिससे उनको आर्थिक मदद मिल सके, जैसे श्रमेव जयते योजना, विश्वकर्मा योजना, है ना भाई, इसके अंतर्गत उन मजदूर वर्गों को लाभ दिया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि मजदूरों का किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, उनके अधिकारों की रक्षा हमेशा हो और जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको राज्य सरकार जो है समय समय पर करती रहे।
तो ये सारी चीजें जो है मजदूरी सहायता के अंतर्गत लिया गया है। नेक्स्ट है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता, मैं आपको बताया था अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, अर्थात विधि सभी के लिए समान होगा। विधि कब सभी के लिए समान होगा? जब समान सिविल संहिता लागू होगा। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक संप्रदाय, अनेक भाषा, अनेक बोली, अनेक संस्कृति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यदि उन सबको एक समान फ्लोर में यदि लाया जाए, तब जाके यहाँ पर विधि जो है, मतलब विधि का शासन स्थापित होगा। अर्थात सभी के लिए जब विधि समान होगी, तब जाके विधि का शासन स्थापित किया जा सकता है। इसी कड़ी में अनुच्छेद 14 को फुलफिल करने के लिए यूसीसी लागू करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट के द्वारा यूसीसी बनाने के लिए समिति का गठन किया जा चुका है आज, और भी हाईलाइटेड भी है। आपको पता है कि यूसीसी में जो जनजाति वर्ग है उसको नहीं रखा जाएगा। ये अमित शाह जी के द्वारा एक सभा में घोषणा किया गया है कि यूसीसी में किसी भी प्रकार से जनजाति समाज की संस्कृति का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। परंतु जो बाकी वर्ग है, इसके जो दीवानी मामले हैं, उन दीवानी मामलों को पूर्ण तौर पर एक पैरा में लाने का प्रयास किया जाएगा। यदि कानून सभी के लिए समान होंगे, तब जाके एक सभ्य समाज की परिकल्पना हो सकती है। ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत लाया जाता है। अब पूरे भारत में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिन्होंने सबसे पहले समान सिविल संहिता कोड जो है वो लागू किया, अर्थात यूसीसी लागू किया। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अर्थात बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यह सरकार जो है अपनी योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करे कि बच्चों को मिलने वाली जो शिक्षा है, जिसमें खासकर 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया जाए। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो होगी वो ऐसी शिक्षा होगी जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा के साथ उनको और बहुत सारे आयाम हैं जहां पर उनको लगातार शिक्षा दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध, तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत बताया गया है कि जो शोषित वर्ग है उनके लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया जाए। अर्थात जो पिछड़ा वर्ग है, अर्थात अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, ये जो वर्ग हैं, इनको सरकारें जो है योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करे कि इन वर्गों को किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवस्था उत्पन्न ना हो जो इनको कंफर्टेबल फील ना हो, अर्थात इनको अच्छी, मतलब बोला जाए इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो। सरकार ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करे कि इनके उत्थान के लिए सीधे उनको लाभांश दिया जाए। एसटी एससी को जो मिलने वाले जो लाभांश है, जो योजनाएं हैं, वो इसी के अंतर्गत स्टार्ट मतलब क्रियान्वित होते हैं। नेक्स्ट है पोषण आहार। मुख्य तौर पर क्योंकि पोषण आहार, अच्छा खाना यदि लोगों को मिलेगा वैसा ही वो अच्छा व्यवहार करेंगे, ऐसा माना जाता है। तो सरकारें यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में मिलने वाले जितने भी उत्पाद हैं, उन उत्पादों की क्वालिटी जो है वह बनी रहे और ऐसी वस्तुओं को ना बेचा जाए जिसको खाकर लोग बीमार पड़े या किसी को जान गंवाना पड़े। सरकारों के माध्यम से यह योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा कि उनको अच्छा खाना मिले। ठीक है, जैसे खासकर जो बच्चे हैं, महिलाओं और बच्चे के सुपोषण के लिए स्पेशली पहल किया जाता है ताकि महिलाओं और बच्चों को अच्छा पोषण मिले, और उससे जो बच्चे होंगे जब उनको अच्छा पोषण मिलेगा तो आने वाला भविष्य भी बहुत संतुलित अवस्था में होगा। तो पोषण के लिए सरकार जो है वह कानून बनाएगी और ऐसे पदार्थ जो पोषण
जैसी चीजें नहीं देती है, समाज को बर्बाद करती है, गलत दिशा में ले जाती है, तो उन पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है, अर्थात मादक पदार्थों को टोटल सरकार नियंत्रित करती है और अच्छे जो पोषक उपज हैं या हैं उनको वो उत्साहित करती है। ठीक है, जैसे फर्टिफाइड चावल वितरण किया जाता है, दाल वितरण किया जाता है, जो बच्चे होते हैं उनको रेडी टू ईट वितरण किया जाता है, उनको मिड डे मील दिया जाता है ना भाई? तो ये सारी चीजें जो है पोषण से संबंधित है। एनीमिया के रोकथाम के लिए जो ट्रीटमेंट किया गया है, उनके उनके रोकथाम के लिए जो योजनाओं का संचालन किया जाता है, ये सारी चीजें जो है वो पोषण आहार से संबंधित है। ठीक है, जन स्वास्थ्य सुधार के लिए सरकार जो है उनका कर्तव्य बताया गया है। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन। क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान राज्य है और कृषि एक ऐसा विषय है जिसमें यदि हम देखें, भारत की लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर है, कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर है। और इनके भारत की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी चलती है उसका आधार भी कृषि है। ठीक है, चूंकि प्राथमिक क्षेत्र की पूर्ति कृषि करती है, ठीक, रॉ मटेरियल सारे जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मुख्य तौर पर कृषि भारत की बुनियादी बुनियादी आवश्यकता है। अर्थात राज्यों का यह कर्तव्य है कि उस कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो परंपरागत कृषि है उनको वैज्ञानिक विधि से कृषि किया जाएगा। चक्रीय फसल करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। अच्छे बीजों के प्रावधान मतलब किसानों को मिले ऐसा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उन्नत फसल हो। किसानों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बने जिसके अंतर्गत किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जाए। उनके द्वारा जो उपज है उसको एक सम्मानजनक राशि में सरकार खरीदे। तो ये जितने भी योजनाएं हैं किसानों के हितों से जुड़ा हुआ, वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। क्योंकि कृषि से ही पशुपालन जुड़ा हुआ है, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे कुक्कुट पालन हो, है ना, या बकरी बकरा पालन हो, जो भी पशु पालन से संबंधित विषय हैं उस पर सरकार जो है किसानों को सब्सिडी दे ताकि जो फूड का जो संतुलन है, खाद्य सुरक्षा का जो संतुलन है वह बना रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण। जब राज्य सरकार ये सारी कार्य कर लेती है तो महत्वपूर्ण ये है कि जो राज्य के लोग हैं, अर्थात भारत के लोग हैं या किसी राज्य के लोग हैं, तो उनको मोटिवेशन कहां से मिलेगा? तो सरकार का कर्तव्य है कि महापुरुषों के द्वारा या स्पेशल कोई संस्कृति है या कोई मंदिर है या कोई ऐसा स्थल है जहां पर युवाओं को, लोगों को मोटिवेशन मिले, उन स्थलों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात हमारे जो स्मारक हैं, पुरातात्विक स्मारक हैं, जो हमारी विकसित संस्कृति या भव्य विरासत को प्रदर्शित करता है, उन तो संयोजना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ऐसे स्थलों में सरकार जो है उनको प्रोटेक्ट करती है और उनको संरक्षित करने के उपाय करती है ताकि लोग वहां पर भ्रमण करें, उनको देखें, उनको समझें और उससे कुछ सीखें। ठीक है, तभी जाके हम संतुलित समाज की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी संस्कृति थी और उस संस्कृति के प्रतीक चिन्ह आज भी हमारे समाज में उपलब्ध हैं। उनसे उनको सीख मिले, उन स्थलों को संरक्षित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक इसी के संदर्भ में अंग्रेजों के द्वारा ही ASI बनाया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिनके द्वारा बहुत सारे पुरातात्विक स्थल खोजे गए थे और उनको संरक्षित करने का उपाय किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब तो संस्कृति मंत्रालय अलग से बना है। नेक्स्ट है शक्तियों का पृथक्करण। यदि राज्य सरकारें यदि कार्य करेंगी तो वहां पर किसी भी प्रकार से मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी अपना जो है वह कार्य सुनिश्चित करे। साथ ही राज्य सरकारों के जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगरीय निकाय हो या बोल सकते हैं पंचायती राज हो,
या और भी कोई निकाय, जैसे सहकारी निकाय भी होते हैं, ये जब कार्य करते हैं सामाजिक उत्थान के लिए या कल्याणकारी योजनाओं के लिए, तो इसमें किसी भी प्रकार से मतभेद वाली स्थिति ना हो। सभी निकायों का एक परिसीमन तय कर दिया जाए कि आपको यह कार्य करना है। तो राज्य सरकारें यह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाएगी और सभी निकायों के शक्तियों को सीमांकित करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम ये सारे प्रयास करेंगे और हमारे पास सब ये फुलफिल हो जाएगा, तो हम अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करेंगे। अर्थात सरकारें जब अपने लोगों को पूर्ण तौर पर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाएगी और यहाँ के लोग जो है विकसित भारत के तौर पर जाने जाएंगे, या भारत जो है विकसित तौर के तौर पर जाना जाएगा, तो फिर जाके हम विश्व शांति के लिए प्रयास करेंगे। चूंकि भारत वासुदेव कुटुंबकम के थीम पर भी कार्य करता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, इसलिए हमारी स्थिति जैसे भी हो, यदि हम थोड़े से सक्षम हैं तो हम विश्व का मदद जरूर करते हैं और विश्व शांति के लिए लगातार हमारा प्रयास चलता है। ठीक है। तो ये है आपका अनुच्छेद 36 से 51। क्या चीजें समझ में नहीं आई हैं, पूछिए। ऑनलाइन है उन लोग, पूछिए भाई अगर कुछ ऐसा है तो। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? चलिए। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ। चलिए तो फिर नेक्स्ट है, डीपीएसपी की जब हम बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये तो आपको याद रहना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी में संशोधन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। इसे संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इसको पारित किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद संविधान के कई संशोधन हुए, उनमें से कुछ संशोधन महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो डीपीएसपी में यदि संशोधन करना है तो दोनों सदनों के को विशेष बहुमत चाहिए। जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है तो वहां पर 2/3 मत चाहिए। जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा परिसीमन विधेयक आया था, जिसके अंतर्गत लोकसभा में 2/3 सीट जो है वो नहीं मिल पाया, इसलिए परिसीमन जो विधेयक था वो गिर गया वर्तमान में, है ना भाई, जो महिला आरक्षण से संबंधित था। उसी कैटेगरी से संबंधित डीएस में भी संशोधन किए जाएंगे। अर्थात कुछ भी संशोधन यदि किया जाएगा वो महत्वपूर्ण तौर पर दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है। अर्थात 2/3 बहुमत चाहिए, तब जाके इसमें संशोधन होता है। अभी वीडियो क्लियर है कि नहीं? जो लोग भी देख रहे हैं जल्दी बताइएगा ना। ठीक है। चलो।
तो सबसे पहले डीपीएसपी में जो संशोधन हुआ, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन हुआ, वो वर्ष 1976 में हुआ। तो पहला संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत तीन चीजें जोड़ी गई। पहला है 39 से, दूसरा 43 से, और तीसरा है 48 से। 39A में गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, यह जोड़ा गया। ठीक है, राज्य यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक गरीबों को कानूनी सहायता पूर्ण तौर पर निशुल्क मिले। ठीक है, अर्थात यदि किसी गरीब व्यक्ति को किसी कारणवश उनको वकील रखने का अधिकार नहीं मिलता है, तो राज्य यह तय करे कि उनको वकील उपलब्ध कराया जाए। जितने भी कानूनी सहायता है वो पूर्ण तौर पर निःशुल्क दिया जाए, यह राज्य सुनिश्चित करेगा। ठीक, 39A। ठीक है जी, और 39 क्या है, जल्दी बताइए। 39 क्या है जी, अनुच्छेद 39। आप लोग जल्दी बताओ ना जी। समान कार्य समान वेतन, है ना, समान कार्य समान वेतन है। उसी में चीजें ऐड की गई है 39 से 39A, जिसमें कहा गया है कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत 43A जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। 43 में है मजदूरी सहायता। मजदूरों के हितों के प्रावधान बहुत सारे बन रहे थे। ठीक, अर्थात किसी भी कारखानों के अंतर्गत मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करने के प्रावधान बन रहे थे। उसी में 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 43A जोड़ा गया। उसमें यह सुनिश्चित किया गया कि उद्योगों में जितने भी प्रबंधन किए जाएंगे, जो भी मैनेजमेंट होगा, उसमें श्रमिकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि काम किनको करना है, श्रमिकों को करना है। इसलिए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व भी उस प्रबंधन में रखा जाएगा। यह बातें किसमें सुनिश्चित की गई है, 43A के अंतर्गत की गई है। एक इसी संविधान संशोधन अर्थात 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 48A जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास सरकार करेगी। 48 में है कृषि एवं पशुपालन। उसी में यह सुनिश्चित किया गया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्य जो है वह प्रयास करेगी। ठीक, तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976। डीपीएसपी में पहला संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन, उसमें तीन चीजें जोड़ी गई। पहला है 39 है, जिसमें गरीबों के लिए निःशुल्क सहायता। 43A उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 48A जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार का प्रयास। ठीक, नेक्स्ट संशोधन होता है वो है 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक, क्या था, अनुच्छेद 38 की धारा 2 में सम्मिलित करने की घोषणा किया। क्या है, राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में असमानता को समाप्त करेगा। 38 क्या है, याद रखिए भैया, है ना, याद करना पड़ेगा। याद नहीं करोगे अनुच्छेदों को तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको वो पता होना ही चाहिए। ठीक है, 38 है सामाजिक व्यवस्था। उसमें यह सुनिश्चित किया जाए राज्य के द्वारा कि जो गरीब और अमीर के बीच जो खाइयां जो बन रही है, बड़ी हो रही, उस असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें व्यक्ति विशेष ना हो, इसमें समूहों को ध्यान में रखकर उनके विकास के लिए कार्य किया जाएगा, ताकि गरीब और अमीरों के बीच असमानताएं दूर हो। तो ये क्या है, 44वां संविधान संशोधन 1978।
38 में। ठीक। और चूंकि हम मौलिक अधिकार पढ़े थे, इसी इसी संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट संशोधन हुआ 2002 में 66वां संविधान संशोधन 2002, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 के विषय में बदल दिया गया, विषय वस्तु को बदल दिया गया। और जो 45 में जो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा, उसको एक प्रकार से मौलिक अधिकार के अंतर्गत बना दिया गया। अब राज्य डीपीएसपी के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं करेगी, जबकि यह सुनिश्चित करेगी कि उनको अनिवार्य तौर पर शिक्षा दिया जाए। हाँ, एक चीज याद रखेंगे, डीपीएसपी में महत्वपूर्ण तौर पर क्या चीजें हैं, तो डीपीएसपी में यह बताया गया है कि यदि राज्य सक्षम हो, उस स्थिति में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकती है। ठीक है। परंतु जो 21 के जिसमें शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, वह डीपीएसपी में यदि रहता तो यह अनिवार्य नहीं रहता। इसलिए इस पर संशोधन किया गया और इसको मौलिक अधिकार में तब्दील कर दिया गया, ताकि बच्चों की शिक्षा अनिवार्य हो सके। क्लियर है? तो याद रखेंगे 3 बार संशोधन हुए हैं। एक है 42वां संविधान संशोधन 1976, एक है 44वां संविधान संशोधन 1978 और एक है 66वां संविधान संशोधन 2002। तो ये है आपके महत्वपूर्ण तौर पर संशोधन जो डीपीएसपी में रखा गया, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में महत्वपूर्ण तौर पर जो प्रावधान है उसको और पढ़ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो मैं बात करूं, ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 है, भाग 4 का विषय है। नेक्स्ट, डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है ना। मैं बताया था निमरा, तो निमरा में ही नी में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। और साथ साथ गांधीवादी सिद्धांत भी इसमें लगता है। ठीक। स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ चीजें जो यहां से ली गई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल अर्थात मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। तो याद रखेंगे डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से प्रेरित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। डीपीएसपी जो है वो गैर प्रवर्तनीय है ना। और यदि किसी भी प्रकार से इसमें प्रवर्तनीय अगर होगा, मतलब प्रवर्तनीय का मतलब यह है कि समीक्षा, तो इसको समीक्षा से बाहर रखा गया और ये प्रवर्तनीय है। डीपीएसपी में सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र को आधार माना गया है ताकि उस समाज का कल्याण हो सके। और मौलिक अधिकार में राजनीतिक, लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित किया जाता है, अर्थात ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट करती है और ये मौलिक अधिकार के मूल मतलब नागरिकों के अधिकारों सुनिश्चित करता है। ये सामूहिक केंद्र होता है, योजनाएं एक के लिए नहीं होती है, पूरे समाज के लिए होती है, परंतु जो अधिकार दिए जाते हैं वो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का सकारात्मक दायित्व होता है परंतु निजी व्यक्तियों और राज्य पर प्रतिबंधित होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जहां से अंतर आता है। ठीक। बाकी तो महत्वपूर्ण, हाँ ये पूछा जाता है। गांधीवादी अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो 40 है, 43 है, 43 बी है, 76 है, 47 है, 48 है। ये सभी गांधीवादी, समाजवादी, नाम से ही आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। उदारवादी अनुच्छेद, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तौर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा योजनाओं के अंतर्गत।
कि जैसे अनुच्छेद 42 है तो 42 के अंतर्गत कितनी योजनाएं क्रियान्वित हुई है। ठीक है, क्या है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आपको अभी कौन सी चीजें समझ नहीं आई है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास समाप्त करें। आप लोग पूछ सकते हैं ना, राहुल यादव जी, निशी बैस, पद्मनी जी, यामिनी साहू। ऐप में देखिएगा, है ना, अगर वीडियो रुका हुआ था तो ऐप में इसको देखिएगा तो फिर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं, चलिए।